हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हम ये कहेंगे ना कि केमिस्ट्री में बहुत ही एक बेसिक हमारे पास कंसेप्ट है। और जब तक इस कंसेप्ट का आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी एटम के अंदर होती है ना, उसको आप नहीं जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास है इसका डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द मिनिमम energy needed to remove the outermost electron from the gaseous isolated atom is known as ionization energy। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। बेसिकली एनर्जी है ना, यहाँ पर ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कम से कम जो तादाद एनर्जी हमें चाहिए जो कि आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ एक एटम की बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इसके पास सिर्फ एक ही शेल है और ये इसका आखिरी शेल है, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने इस एटम के अंदर से रिमूव करना है, निकालना है, ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से जो एनर्जी है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी दे के आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे। तो जो एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस एटम के अंदर से निकालने के लिए, उस एनर्जी को जो आप बाहर से दे रहे हो ना, उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। बात यहाँ से क्लियर हो गई कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हमें बताया हुआ है कि एटम का गैसियस फॉर्म में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं, ठीक है जी। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जैसे कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लेकिन हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना। आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास सोडियम है और आप क्या करोगे, इस सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब सोडियम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, जैसे मैंने यहाँ से निकाला था, लेट सपोज ये सोडियम है, आखिरी शेल है ये, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ये जहन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका स्टेट अब भी गैसियस ही है, प्लस हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ना, वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐड करेंगे तो आप रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा एंड दैट एनर्जी इज नाउन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 496 किलो जूल पर मोल। जब आप 496 किलो जूल एनर्जी देंगे ना इस एटम को जो गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो एंड दैट एनर्जी इज नाउन एज, दिस एनर्जी जो हमने यहाँ लिखा है इज नाउन एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे दूँ तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ मैग्नीशियम का। अगेन गैसियस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अब मैग्नीशियम के आखिरी शेल में ना दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। सोडियम में तो वन था, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन को आप एक साथ नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बट बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से मैग्नीशियम के आखिरी शेल से पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो +1 लिखेंगे, दो है तो +2 लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है बेटा, 738 किलो जूल पर मोल। देखो बेटा, इसमें आपको एक चीज़ जो समझनी है ना, वो ये है कि दोनों में जो है ना हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, बट हालांकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो दोनों के आयनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस वजह से किसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और किसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। अगर मैं यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालता, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डबल हो जाती, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि हमें कैसे, मतलब एनर्जी से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है आयनाइजेशन एनर्जी से। एटम की आप पोजीशन भी मालूम कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में, तो वो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी का है, ठीक है, वो हमारे पास है ट्रेंड की हम बात करेंगे, ठीक है जी, ट्रेंड की बात करेंगे। अब व्हाट इज ट्रेंड, इसको पीरियोडिक ट्रेंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड से क्या मुराद है, जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में जाएंगे या लेफ्ट से राइट यानी पीरियड में जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आइदर ये डिक्रीज होगा या ये इंक्रीज होगा या रिमेन द सेम रहेगा, तीन चीज़ें हो सकती है, वही चीज़ हम लिखेंगे ट्रेंड के अंदर। सो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है जी। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, मतलब आप लेफ्ट से राइट से क्या मुराद है, हम पीरियड में अगर जाएं तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता हुआ नज़र आता है। तो पीरियड में जब भी हम जाएंगे ना बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। कुछ इरेगुलरिटीज होती है, बीच में एक दो होते हैं जो डिक्रीज भी हो रहा होता है, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली ये इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। और इसी तरह से अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है बेसिकली इट विल डिक्रीज। बस ये हमारे पास ट्रेंड का हमें पता चल गया कि लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है बेटा, अब इसका असल पार्ट आता है हमारे पास, इसका रीज़न का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्यों लेफ़्ट से राइट क्यों इंक्रीज़ होता है और टॉप से बॉटम क्यों डिक्रीज़ होता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस रीज़न का पता होना। सो हम उसी पे बात करेंगे, हम रीज़न पे ही बात करेंगे। सो लेफ़्ट से राइट जब हम जाएंगे ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, हम पहला ये बताएंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होती है ना, प्रोटॉन इंक्रीज होता है, ठीक है जी, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज होता है, इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। प्रोटॉन इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ना जो अट्रैक्शन होती है ना हमारे पास, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो प्रोटॉन बढ़ेगा, तो लेफ्ट से राइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है, आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, समझ गया ना। तो पहला रीज़न हमारे पास हमें ये समझ में आती है लेफ्ट से राइट, क्योंकि प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारे पास अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास मेन रीज़न है लेफ्ट से राइट की हम बात करें, ठीक है, तो हमें यही एक बेहतर रीज़न मिलता है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा वैलिड रीज़न मौजूद नहीं है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होती है ना, वो रिमेन सेम होता है, रिमेन सेम, चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो ये इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता आयनाइजेशन एनर्जी पर, तो ये एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है जो इरेगुलरिटीज़ मैंने अभी बात की थी ना, कुछ होते हैं बीच में, जैसे बोरान हो गया या अल्मोनियम हो गया ना, ये डिक्रीज़ हो जाते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने के बजाय। तो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हम कहेंगे स्पिन, बिकॉज ऑफ स्पिन रिपल्जन। यानी हम अगर यहाँ पर बात करें, मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, हमारे पास अगर ये पी ऑर्बिटल है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास जो है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ना ये अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ये एटम अनस्टेबल हो जाता है, यानी प्रिंसिपल रिपल्जन होती है, अनस्टेबल होता है। तो ये पहले से अगर एक एटम अनस्टेबल है आखिरी शेल में, तो आप थोड़ा सा भी बाहर से एनर्जी देंगे ना, तो पहले से ही रिपल्जन है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही इसको ये धकेल रहा है, ऊपर से थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये
रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज ड्यू टू स्पिन स्पिन रिपल्जन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर सेम यही चीज़ अगर हम देखें कोई दूसरा एटम है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर जो है ना पूरा 6p के पूरे के पूरा पेयर्ड में मौजूद है, तो ये काफ़ी क्या होता है, स्टेबल होता है। सारे पेयर्ड में है तो स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन खुद से जाना नहीं चाहता ना, तो आपको बाहर से जो है ना एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है कि उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स होती है ना, उसमें पेयर्ड में है या फिर अनपेयर्ड में। पेयर्ड में है तो वो स्टेबल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। अगर अनपेयर्ड में है तो वो अनस्टेबल होता है और आप कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जो दो मेन रीज़न है ना लेफ्ट से राइट इंक्रीज होने का, वो हमें ये नज़र आता है। इंक्रीज होने का ये रीज़न है, और जो एक दो बीच में एटम ऐसे होते हैं ना एलिमेंट्स जिसकी डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ टॉप टू बॉटम की। ठीक है जी, टॉप टू बॉटम की मैं ज़रा बात करता हूँ तो मैं डिफरेंट पेन यूज़ करूँगा। अच्छा, टॉप टू बॉटम की मैं रीज़न देता हूँ। तो सबसे पहला जो रीज़न है ना वो है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, यानी एटम का रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल बढ़ता है, तो एटम का रेडियस इंक्रीज होता है। तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, फार अवे, न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है। तो अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी जो अट्रैक्शन होती है ऑटोमेटिकली क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से कम हो जाता है। ठीक है, लेस अट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता था क्योंकि न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा जाना था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडियस बढ़ने से जो है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर चला जाता है एटम के न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन कम होती है। कम अट्रैक्शन है तो आप थोड़ा सा भी आयनाइजेशन एनर्जी देंगे ना, ठीक है, थोड़ा सा भी आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न तो हमारे पास ये मौजूद है। दूसरा रीज़न हमारे पास क्या है जी, जो सबसे मैं समझता हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दूसरा जो है ना हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं शील्डिंग इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करूँगा। मैं करूँगा कि शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से जो आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर ये अगर न्यूक्लियस है, अच्छा ये इसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और मैं सपोज करता हूँ कि ये इसका लास्ट शेल है, तो इसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ना भाई। ठीक है, बीच में अगर मैं लेट सपोज 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस आखिरी शेल तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को पहुंचने नहीं देता, रोक देता है, शील्ड करता है। ठीक है जी, और इसी को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, शील्डिंग जो इफेक्ट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि शेल बढ़ेगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ेगा। जितना आउटर मोस्ट के अंदर वाले जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, जो ऊपर हुआ था वही सेम होती है, अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। समझ गया बेटा। तो हमारे पास, मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ, ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट से राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने की वजह क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और स्पिन स्पिल रिपल्जन की वजह से कुछ इरेगुलरिटीज हमें नजर आता है। और दूसरा क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने की वजह क्या होती है, एक तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसमें जो इसकी ट्रेंड की मैंने बात की, इसमें इसकी रीजंस की भी बात की। अच्छा, कुछ बुक में इसी रीजंस को फैक्टर के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो एक ही बात है, फैक्टर और रीजन एक ही बात है, आप दोनों में यही चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी टॉपिक में ना सबसे मोस्ट जिस चीज़ पर अभी हम बहस करेंगे, जो कि हमारा अहम टॉपिक होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। वो हमारे पास है कि हम जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू की मदद से, ठीक है जी, हम आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास वैल्यू है, आयनाइजेशन एनर्जी
वैल्यू की मदद से हम किस तरीके से पोजीशन मालूम कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, इसको समझना है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक क्या है कि हम कैसे आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, और वो चीज़ आपको समझ में आ जाए ना, समझ लो कि आपका पूरा जो है ना ये जो है ना कोर्स कंप्लीट हो। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है ना, मैंने शुरू में बताया था, जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है ना, वो हर एटम की, ठीक है, हर एटम की क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है जी, हर एटम की यानी हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया था, सोडियम की अलग है, मैग्नीशियम की अलग है। ठीक है जी, आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। तो इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसको कहा जाता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आप फोर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है फोर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो हर एक की डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है। अब इन वैल्यूज को अगर आपके पास इसका टेबल मौजूद हो, ठीक है, आपके पास इसका डेटा मौजूद हो, तो आप कैसे इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वही हमारा असल में मेन टॉपिक होने वाला है। तो मैं ज़रा यहाँ पर आपके सामने करता हूँ, एक सबसे पहले डेटा बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले एक, चलो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी गैप, ठीक है जी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी गैप इज़ वेरी बिग, बहुत ज़्यादा हो, then the electron is removed from inner shell। बस ये आपको समझ में आ जाए ना, समझ लो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। हमने क्या लिखा है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनके दरमियान अगर बहुत ही ज़्यादा गैप होगा तो समझ लेना है कि जो दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है ना, दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो, उसको हमने इनर शेल से निकाला, यानी आखिरी शेल से हमने नहीं निकाला, बल्कि हमने उसको आखिर वाले के नीचे वाले शेल से निकाला है। ज़रा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको ज़रा मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि हमारे पास है सोडियम। ठीक है जी, हमारे पास है सोडियम। अच्छा जी, सोडियम की जो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है ना, वो हमारे पास है, अभी हमने पीछे लिखा था 495 किलो जूल पर मोल। और इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू है 4560 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ से हमने समझना क्या है बेटा, देखो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो गैप है ना, एनर्जी गैप देखो बहुत ज़्यादा है ना, ये 400 है, ये 4000 है, तो तकरीबन यहाँ पर 4000 किलो जूल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा होता है बेटा, ये 4000। तो इसका मतलब है सोडियम की जो आखिरी शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ये मैंने क्यों कहा एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम था, फिर दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप आ रही है। इसका मतलब इसको हमने कहाँ से निकाला है, आखिरी शेल से नहीं निकाला, बल्कि अंदर वाले शेल में से, जिसके अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ से हमने इसको निकाला है। तो जो बिग गैप आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये कौन से ग्रुप में मौजूद है, आखिरी शेल से पता चलता है ना, फर्स्ट ग्रुप में मौजूद। समझ गए बेटा? अच्छा चलो चलो ठीक है, इसको थोड़ा और हम आसान करते हैं। एक और एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जी यहाँ पर मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है ना, वो हमारे पास, हमने पीछे भी लिखा था, 735 किलो जूल पर मोल। इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास है 1445 किलो जूल पर मोल। और इसकी अगर हम तीसरी जो इलेक्ट्रॉन निकालें ना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कितनी है इसकी, 7730 किलो जूल पर मोल। अच्छा बेटा, अब यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट और सेकेंड के दरमियान इतना ज़्यादा गैप मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी तकरीबन 700 किलो जूल का गैप है ना,
जो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में देखो बेटा कितना डिफरेंस है, ये 1000 है, ये 7000 है, तो तकरीबन 6000 किलो जूल पर मोल एनर्जी का गैप है। तो ये हमें क्या समझाता है कि जो पहला 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो मतलब ये दोनों एक ही शेल में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट जो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये जो है ना हमारे पास जो शेल होने, ये क्या है, डिफरेंट शेल है, यानी ये इनर शेल है, अंदर वाले शेल से निकाला है। तो ये हमें क्या बताता है, मैग्नीशियम के अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अंदरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और फॉर एग्जाम्पल ये इसका आउटर मोस्ट शेल है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन थर्ड जो है ना वो इसमें नहीं है, इस शेल में नहीं है, बल्कि थर्ड वाला हमने अंदर कहीं से इसको निकाला है। तो ये कंफर्म करता है आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो ना, वो कौन से ग्रुप में होता है बेटा, वो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद होता है। तो पोजीशन हमें यहाँ से एग्जैक्टली पता लग रहा है ना। चलो जी यहाँ पर एक और एग्जांपल करते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट होने वाला है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा अल्मोनियम की। मैं अल्मोनियम की बात करूँगा, एल, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, इसकी हम वैल्यू ज़रा लिखते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है इसकी 580 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी, किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसके सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है हमारे पास 1815 किलो जूल पर मोल। अच्छा बेटा, इसका थर्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है ना हमारे पास, वो हमारे पास है 2740 किलो जूल पर मोल। और इसकी जो फोर्थ वैल्यू है, ठीक है, हम बिग गैप को ढूंढ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा गैप नज़र नहीं आ रहा, तो फोर्थ में हमारे पास है इसका 11600 किलो जूल पर मोल। अच्छा बेटा, अब यहाँ से देखो, इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है जी, तकरीबन इसमें मेरे ख्याल से 800 का गैप है। इन दोनों में देखो तकरीबन 1600 का गैप है। इन दोनों में देखो बेटा 2000 से 11000 हो गया ना, तो तकरीबन इनमें 9000 का गैप है। देखो अब इतना ज़्यादा इनमें गैप मौजूद नहीं है, अचानक से भी गैप आ गया ना, इसका मतलब है जो फोर्थ हमने निकाला है ना इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा शेल है बेटा, वो इनर शेल है। बाकी ये जो 3 जिसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो क्या है, सबसे आउटर आउटर शेल है। तो इसके हम कैसे लिखेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया ना, तो ये इसका इनर शेल हो गया, ठीक है जी। और इसका अगर हम ये बात करें, लेट सपोज आउटर शेल है, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो अंदर कहीं से हमने इसको रिमूव किया था, तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल में। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया थर्ड ग्रुप। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी डेटा की मदद से किसी भी एटम की, ठीक है, आप पोजीशन पीरियोडिक टेबल में मालूम कर सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि उसकी आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।